नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर बाल मनोविज्ञान के संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टॉप 60 प्रश्नों को लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सभी साथी इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दो ताकि सबको इसका फायदा हो सके। तो सभी साथी जल्दी से लाइव जुड़ जाओ, उसके बाद में अपने शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर जो 60 प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी साथी इस वीडियो को अंत तक देखें और कम से कम आप इन 60 प्रश्नों में से 40 या 35% सही करने की कोशिश करें। तो जल्दी से जुड़ जाओ सभी साथी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी साथी वीडियो को प्लीज लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और यदि कोई साथी चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो आपके सामने आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने, कोल व ब्रूस के अनुसार बालक की किस अवस्था को माता पिता द्वारा समझना बहुत ही कठिन है। आपके सामने पहला ऑप्शन है शैशवावस्था को, 2 नंबर है किशोरावस्था को, 3 नंबर है बाल्यावस्था को और 4 नंबर है प्रौढ़ावस्था को। जल्दी से बताएं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि कोल व ब्रूस के अनुसार बालक की किस अवस्था को माता पिता द्वारा समझना बहुत ही कठिन है। जल्दी से बता दो सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कोल व ब्रूस कहते हैं कि जो बाल्यावस्था है उस अवस्था को माता पिता द्वारा समझना बहुत ही कठिन है। उसके बाद में आपके सामने 2 नंबर प्रश्न है कि सेले ने मानव विकास की अवस्थाएं बताई है। जो सेले नामक मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है। आपके सामने ऑप्शन है पहला 3, उसके बाद में है 2, उसके बाद में है 5 और उसके बाद में है 4। जल्दी से बताएं सभी साथी, सेले नामक मनोवैज्ञानिक ने मानव विकास की अवस्थाएं बताई है। सभी साथी इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। तो सेले नामक मनोवैज्ञानिक ने मानव विकास की 3 अवस्थाएं बताई है। उसके बाद में आपके सामने 3 नंबर प्रश्न है कि न्यूमैन के अनुसार किस वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 2 वर्ष की अवस्था, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 3 वर्ष की अवस्था, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 4 वर्ष की अवस्था और 4 नंबर ऑप्शन है 5 वर्ष की अवस्था। जल्दी से बताएं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। न्यूमैन के अनुसार किस वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। तो ये 5 वर्ष की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है कि बिंग व हंट ने किशोरावस्था के लिए एक शब्द दिया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है समायोजन, 2 नंबर है परिवर्तन, 3 नंबर है यौन प्रवृत्ति और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं सभी साथी कि बिंग व हंट ने किशोरावस्था के लिए एक शब्द दिया है। इनमें से कौन सा शब्द दिया है आपको बताना है। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बिंग व हंट ने किशोरावस्था के लिए एक शब्द कौन सा दिया है, परिवर्तन दिया है। उसके बाद में आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है कि डगलस एम हॉलैंड ने विकास के संबंध में कौन सा सिद्धांत दिया था। आपके सामने पहला ऑप्शन है विकास के क्रम का सिद्धांत, 2 नंबर है विकास की निरंतरता का सिद्धांत, 3 नंबर है विकास की गति का सिद्धांत और 4 नंबर है विकास की दिशा का सिद्धांत। जल्दी से बता दो सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा कि डगलस एम हॉलैंड ने विकास के संबंध में कौन सा सिद्धांत दिया था। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डगलस एम हॉलैंड ने विकास के क्रम में विकास की गति का सिद्धांत दिया था। उसके बाद में आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है कि विकास का परस्पर संबंध का सिद्धांत दिया था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विकास के जो सिद्धांत थे उनमें से विकास के जो परस्पर संबंध का सिद्धांत था वो किसने दिया था। आपके सामने पहला ऑप्शन है एरिक्सन ने, 2 नंबर है वाटसन ने, 3 नंबर है थायरनडाइक ने और 4 नंबर है स्टेनले हॉल ने। जल्दी से बताइए सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विकास का परस्पर संबंध का सिद्धांत किसने दिया था, थायरनडाइक ने दिया था। उसके बाद में आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है कि किस आयु में बालक परिचित और अपरिचितों में अंतर करने लग जाता है, अपने और प्रायों में अंतर करने लग जाता है। वो अवस्था या उम्र कौन सी होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है
4 माह की उम्र में, 2 नंबर ऑप्शन है 5 माह की उम्र में, 3 नंबर है 6 माह की उम्र में और 4 नंबर है 7 माह की उम्र में। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 माह की उम्र में बालक क्या होता है, अपने और परायों को समझने लग जाता है, परिचित और अपरिचितों में अंतर करने लग जाता है। उसके बाद में आपके सामने 8 नंबर प्रश्न है कि फ्राइड के अनुसार बालक में यौन भावना का विकास शुरू हो जाता है। कब शुरू होता है आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था में, 2 नंबर है बाल्यावस्था में, 3 नंबर है किशोरावस्था में और 4 नंबर है उपरोक्त सभी अवस्था में। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्राइड के अनुसार बालक में यौन भावना का विकास शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। उसके बाद में आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है का संबंध है, किससे संबंध है, मानसिक विकास से संबंध होता है संवेदना का। तो इसके अंदर आपके सामने पहला ऑप्शन है बीएफ स्किनर ने, 2 नंबर है हरलोक ने, 3 नंबर है सरमन ने और 4 नंबर है शेले ने। जल्दी से बताएं सभी साथी किसने कहा है कि संवेदना जो होती है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है, ये सरमन ने माना है। उसके बाद में आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है कि प्रजातियों की श्रेष्ठता पर वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। पहला ऑप्शन है एरिक्सन ने, 2 नंबर है वाटसन ने, 3 नंबर है क्लीनवर्ग ने और 4 नंबर है अल्फ्रेड विने ने। जल्दी से बताइए सभी साथी प्रजातियों की श्रेष्ठता पर वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन किया था, किसने किया था? जल्दी से बताइए सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रजातियों की श्रेष्ठता पर वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन किसने किया था? क्लीनवर्ग ने किया था। उसके बाद में आपके सामने 11 नंबर प्रश्न है कि बालक की वृद्धि पर वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बालक की वृद्धि पर वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन किसने किया था? आपके सामने पहला ऑप्शन है गेडार्ड ने, 2 नंबर है वाटसन ने, 3 नंबर है क्लीनवर्ग ने और 4 नंबर है अल्फ्रेड विने ने। जल्दी से बता दो सभी साथी बालक की वृद्धि पर वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन किसने किया था? तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक की वृद्धि पर वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन किसने किया था? गेडार्ड ने किया था। उसके बाद में आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है कि मानव व्यवहार का प्रयोगात्मक विश्लेषण करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। आपके सामने पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, 2 नंबर है बीएफ स्किनर, 3 नंबर है आलपोर्ट और 4 नंबर है वाटसन। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव व्यवहार का प्रयोगात्मक विश्लेषण करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? बीएफ स्किनर थे। उसके बाद में आपके सामने 13 नंबर प्रश्न है कि जो शिक्षक अपने छात्रों को अभिप्रेरित करने में सक्षम होते हैं वे शिक्षा संबंधी युद्ध को आधे से भी अधिक प्रारंभ से पहले ही जीत लेते हैं। यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि जो शिक्षक अपने छात्रों को अभिप्रेरित करने में सक्षम होते हैं वे शिक्षा संबंधी युद्ध को आधे से भी अधिक प्रारंभ से पहले ही जीत लेते हैं। यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है एरिक्सन का, 2 नंबर है एलेक्स पोल का, 3 नंबर है डांडेकर का और 4 नंबर है एम.एल. विगी का। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह कथन किसका है? एम.एल. विगी का है। उसके बाद में आपके सामने 14 नंबर प्रश्न है कि किसका कथन है कि किशोरावस्था का समय बहुत ही नाजुक और आंदोलन वाला होता है। इस अवस्था में की गई मेहनत, सही निर्णय और संकल्प बालक को महान बनाने में सहायक होते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है चार्ल्स स्किनर का, 2 नंबर है वाटसन का, 3 नंबर है क्रो एंड क्रो का और 4 नंबर है कोलसेनिक का। जल्दी से बताएं सभी साथी किसका कथन है कि किशोरावस्था का जो समय होता है बहुत ही नाजुक और आंदोलन वाला होता है। इस अवस्था में
की गई मेहनत, सही निर्णय और संकल्प बालक को महान बनाने में सहायक होते हैं। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कथन किसका है? चार्ल्स स्किनर का है। उसके बाद में आपके सामने 15 नंबर प्रश्न है कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है? आपके सामने पहला ऑप्शन है शिशुअवस्था के लिए, 2 नंबर है बाल्यावस्था के लिए, 3 नंबर है किशोरावस्था के लिए और 4 नंबर है उपयुक्त सभी के लिए। जल्दी से बताएं सभी साथी कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि उपयुक्त है, किस अवस्था के लिए है आपको बताना है। जल्दी से बता दो सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वो सभी अवस्थाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद में आपके सामने 16 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क में कुल 30 शक्तियां है, जिनमें से एक बुद्धि भी है। यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? आपके सामने पहला ऑप्शन है केटल, 2 नंबर है स्टर्न, 3 नंबर है रीड और 4 नंबर है स्पीयरमैन। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रीड कहते हैं कि मस्तिष्क में कुल 30 शक्तियां होती है, जिनमें से एक बुद्धि भी होती है। और रीड ने बुद्धि का संकाय सिद्धांत दिया था, उसके अंदर यह बात उन्होंने कही थी। उसके बाद में आपके सामने 17 नंबर प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत को प्रयोगात्मक स्नायु विकृति का सिद्धांत भी कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत को प्रयोगात्मक स्नायु विकृति का सिद्धांत भी कहते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है पावलोव के सिद्धांत को, 2 नंबर है थारंडाई के सिद्धांत को, 3 नंबर है क्लार्क हल के सिद्धांत को और 4 नंबर है कोयलर के सिद्धांत को। जल्दी से बताएं कि किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत को प्रयोगात्मक स्नायु विकृति का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पावलोव के सिद्धांत को कहा जाता है। उसके बाद में आपके सामने 18 नंबर प्रश्न है कि बालक की सामाजिक स्थिति पर केवल वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। यह कथन किसका है? आपके सामने प्रश्न है कि बालक की जो सामाजिक स्थिति होती है उस पे केवल वंशानुक्रम का प्रभाव ही पड़ता है। यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है मैकडूगल का, 2 नंबर है जीन पियाजे का, 3 नंबर है विनशिप का और 4 नंबर है राइस का। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विनशिप का मानना है कि बालक की सामाजिक स्थिति पर केवल वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में आपके सामने 19 नंबर प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि बुद्धि बिजली के समान है, जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना सरल है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि यह कथन किसका है कि बुद्धि बिजली के समान है, जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना सरल है। आपके सामने पहला ऑप्शन है जेनसन, 2 नंबर है डाइक, 3 नंबर है फिलन और 4 नंबर है केटल। जल्दी से बता दो सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जेनसन कहते हैं कि बुद्धि बिजली के समान है, जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना सरल है। उसके बाद में आपके सामने 20 नंबर प्रश्न है कि संरचनावाद में संशोधन करके किस वाद का जन्म हुआ। आपके सामने पहला ऑप्शन है गेस्टाल्टवाद का, 2 नंबर है मनोविश्लेषणवाद का, 3 नंबर है अनुभववाद का और 4 नंबर है व्यवहारवाद का। जल्दी से बताएं कि संरचनावाद में संशोधन करके किस वाद का जन्म हुआ। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संरचनावाद में संशोधन करके गेस्टाल्टवाद का जन्म हुआ। उसके बाद में आपके सामने 21 नंबर प्रश्न है कि बुद्धि व्यक्ति को किस प्रकार के चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मूर्त चिंतन की, 2 नंबर है अमूर्त चिंतन की, 3 नंबर है उपरोक्त दोनों की और 4 नंबर है अपसारी चिंतन की। जल्दी से बताएं सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि बुद्धि व्यक्ति को किस प्रकार के चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धि व्यक्ति को किस प्रकार के चिंतन की योग्यता प्रदान करती है? अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है।
उसके बाद में आपके सामने 22 नंबर प्रश्न है कि कोहैल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है सहयोग की नैतिकता, 2 नंबर है नैतिक तर्कना, 3 नंबर है नैतिक यथार्थवाद और 4 नंबर है नैतिक दुविधा। जल्दी से बताएं सभी साथी कि कोहैल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन प्रक्रिया होती है उसको नैतिक तर्कना कहते हैं। उसके बाद में आपके सामने 23 नंबर प्रश्न है कि केटल के अनुसार बालक की व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव पड़ता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि केटल के अनुसार बालक की व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव पड़ता है। किसका पड़ता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम का, 2 नंबर है वातावरण का, 3 नंबर है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। केटल के अनुसार बालक की व्यावसायिक योग्यता पर केवल वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में आपके सामने 24 नंबर प्रश्न है कि कल्पना का शिक्षा में क्या स्थान है। आपके सामने पहला ऑप्शन है यथार्थ ज्ञान का आधार है, 2 नंबर है प्रतिबोधन में सहायक है, 3 नंबर है ज्ञान के अभाव को दूर करती है, 3 नंबर है सृजनात्मकता में सहायक है। जल्दी से बताइए सभी साथी, कल्पना का शिक्षा में क्या स्थान है। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 के अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कल्पना का शिक्षा में क्या स्थान है? सृजनात्मकता में सहायक होती है कल्पना। तो उसके बाद में आपके सामने 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से सही सुमेलित है। आपके सामने पहला ऑप्शन है यांत्रिक बुद्धि बराबर में दे रखा है इंजीनियर और वकील में, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने अमूर्त बुद्धि बराबर में दे रखा है अध्यापक और दार्शनिक में, 3 नंबर है सामाजिक बुद्धि बराबर में दे रखा है चित्रकार और समाज सेवी में और 4 नंबर है उपरोक्त सभी सुमेलित है। जल्दी से बताएं सभी साथी कि एक तरफ बुद्धि के प्रकार दे रखे हैं, दूसरी तरफ जो बुद्धि व्यक्तियों में पाई जाती है उनके नाम लिखे हुए हैं। तो आपको बताना है कि कौन से व्यक्ति में कौन सी बुद्धि पाई जाती है। तो इसके अंदर आपके सामने केवल 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अमूर्त बुद्धि किस में पाई जाती है? अध्यापक और दार्शनिक के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में आपके सामने 26 नंबर प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं। यहाँ पे है कि शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है उत्तर एथेंस काल को, 2 नंबर है स्पार्टा काल को, 3 नंबर है होमर काल को और 4 नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, ये प्रश्न आपके सामने जो है वो 2013 और 2015 के अंदर आ चुका है कि शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं। किस युग को कहते हैं शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दो। और ये टेट 2013 और 2015 के अंदर पूछा जा चुका है। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर ये पूछा गया था कि शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं, किस काल को कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसके अंदर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर एथेंस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहते हैं। उसके बाद में आपके सामने 27 नंबर प्रश्न है कि किसके अनुसार अधिगम उद्देश्यपूर्ण और विवेकपूर्ण होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मार्शल के अनुसार, 2 नंबर है पील के अनुसार, 3 नंबर है वाटसन के अनुसार और 4 नंबर है BF स्किनर के अनुसार। जल्दी से बताइए सभी साथी कि किसके अनुसार अधिगम उद्देश्यपूर्ण और विवेकपूर्ण होता है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मार्शल के अनुसार अधिगम उद्देश्यपूर्ण और विवेकपूर्ण होता है। उसके बाद में आपके सामने 28 नंबर प्रश्न है कि डगलस के अनुसार बालक के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है वातावरण की, 2 नंबर है वंशानुक्रम की, 3 नंबर है दोनों की और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए सभी साथी कि डगलस के अनुसार बालक के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी होती है? वातावरण की, वंशानुक्रम की या दोनों की?
तो इसके अंदर आपके सामने एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डगलस के अनुसार बालक के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? वातावरण की होती है। तो इसके अंदर एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 29 नंबर प्रश्न है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है। किससे नहीं है? आपके सामने पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, 2 नंबर है स्मृति का विकास, 3 नंबर है तर्क एवं निर्णय, 4 नंबर है अवबोधन की क्षमता। जल्दी से बताएं कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसका जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो शिक्षार्थी का जो वजन और ऊंचाई दे रखा है वो मानसिक विकास से संबंध नहीं है उसका। तो इसके अंदर एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 30 नंबर प्रश्न है कि छात्र का वह सोपान जब वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, 2 नंबर है बाल्यावस्था, 3 नंबर है प्रौढ़ काल और 4 नंबर है किशोरावस्था। जल्दी से बताएं सभी साथी कि छात्र का वह सोपान जब वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक सर्वाधिक रूप से संवेगों से कब घिरा रहता है? किशोरावस्था के अंदर घिरा रहता है। उसके बाद में आपके सामने 31 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, 2 नंबर है वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, 3 नंबर है वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है और 4 नंबर है वृद्धि के साथ विकास भी होता है। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची नहीं है। आपके सामने उसके बाद में 32 नंबर प्रश्न है कि शेष अवस्था में सृजनात्मकता का विकास होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है कल्पना की सजीवता द्वारा, 2 नंबर है अनुकरण द्वारा, 3 नंबर है क्रिया द्वारा और 4 नंबर है उपरोक्त सभी द्वारा। जल्दी से बताएं सभी साथी कि शेष अवस्था में सृजनात्मकता का विकास होता है। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शेष अवस्था में सृजनात्मकता का जो विकास होता है वो कल्पना की सजीवता द्वारा होता है, अनुकरण द्वारा होता है, क्रिया द्वारा होता है। तो तीनों ऑप्शन सही है। तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 33 नंबर प्रश्न है कि किशोरावस्था को बालक के जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काल किसने कहा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है बिंग व हंट ने, 2 नंबर है क्रो एंड क्रो ने, 3 नंबर है BF स्किनर ने और 4 नंबर है किलपेट्रिक ने। जल्दी से बताइए सभी साथी कि किशोरावस्था को बालक के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन काल किसने कहा है। तो इसके अंदर आपके सामने एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बिंग व हंट ने किशोरावस्था को बालक के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन काल कहा है। और आप ध्यान में रखना कि जो परिवर्तन नाम आया है तो परिवर्तन किशोरावस्था के लिए परिवर्तन शब्द का प्रयोग किसने किया था? बिंग व हंट ने किया था। तो आप ये भी बहुत ध्यान में रखना। उसके बाद में आपके सामने 34 नंबर प्रश्न है कि किशोरावस्था को बड़ी गंभीर और उथल पुथल की अवस्था माना है। किसने माना है? आपके सामने पहला ऑप्शन है ब्लेंटाइन ने, 2 नंबर है क्रो एंड क्रो ने, 3 नंबर है जोन्स ने, 4 नंबर है स्टेनले हॉल ने। जल्दी से बताएं सभी साथी कि किशोरावस्था को बड़ी गंभीर और उथल पुथल की अवस्था माना है। किसने माना है? आपके सामने पहला ऑप्शन है वेलेंटाइन ने, 2 नंबर है क्रो एंड क्रो ने, 3 नंबर है जोन्स ने और 4 नंबर है स्टेनले हॉल ने। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किशोरावस्था को बड़ी गंभीर और उथल पुथल की अवस्था किसने माना है? स्टेनले हॉल ने माना है। उसके बाद में आपके सामने 35 नंबर प्रश्न है कि विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, 2 नंबर है विकास हमेशा रेखीय गति से होता है, 3 नंबर है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है और 4 नंबर है विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं होती है। जल्दी से बताएं सभी साथी विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसके अंदर आपके सामने एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये कथन सत्य है, बाकी असत्य दिया है कि विकास हमेशा रेखीय गति से होता है, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद में यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी गलत है। उसके बाद में विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं होती है, ये भी गलत है। तो एक नंबर ऑप्शन सही
हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 36 नंबर प्रश्न है, व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मापन, 2 नंबर है मूल्यांकन, 3 नंबर है आकलन और 4 नंबर है निर्देशन। जल्दी से बताएं सभी साथी कि व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है कौन सी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दो सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता क्या है? मापन है। उसके बाद में आपके सामने 37 नंबर प्रश्न है कि व्यक्ति की संवेदना और अभिव्यक्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है। आपके सामने पहला ऑप्शन है व्यक्ति इतिहास विधि, 2 नंबर है प्रश्नावली विधि, 3 नंबर है साक्षात्कार विधि और 4 नंबर है अभिलेख विधि। जल्दी से बताएं सभी साथी कि व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने के लिए सबसे उपयुक्त विधि किसको माना जाता है? साक्षात्कार को माना जाता है। उसके बाद में आपके सामने 38 नंबर प्रश्न है कि थायरॉइड के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया। आपके सामने पहला ऑप्शन है सही अनुक्रिया का चयन, 2 नंबर है दृढ़ीकरण, 3 नंबर है सफलता का और 4 नंबर है चालक का। जल्दी से बताएं कि थायरॉइड के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया था? चालक का कार्य किया था। उसके बाद में आपके सामने 39 नंबर प्रश्न है कि अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण सर्वाधिक संभव है जब की कार्य क्या हो। आपके सामने पहला ऑप्शन है शाब्दिक हो, 2 नंबर है समान हो, 3 नंबर है असमान हो, 4 नंबर है अशाब्दिक हो। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण सर्वाधिक संभव है। कब संभव है? जब कार्य क्या हो? शाब्दिक हो, समान हो, असमान हो या अशाब्दिक हो। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम का सर्वाधिक धनात्मक स्थानांतरण कब संभव है? जब कार्य क्या हो? समान हो। उसके बाद में आपके सामने 40 नंबर प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है 6, 2 नंबर है 5, 3 नंबर ऑप्शन है 4 और 4 नंबर ऑप्शन है 3। जल्दी से बता दो सभी साथी कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में आपके सामने 41 नंबर प्रश्न है कि परंपरागत अनुसंधान का प्रथम चरण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि परंपरागत अनुसंधान का प्रथम चरण है कौन सा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है विश्लेषण, 2 नंबर है परिकल्पना, 3 नंबर है डेटा संग्रह और 4 नंबर है समस्या का चयन। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। परंपरागत अनुसंधान का प्रथम चरण कौन सा होता है? समस्या का चयन करना। उसके बाद में आपके सामने 42 नंबर प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार नैतिक सापेक्षता का विकास होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि जीन पियाजे के अनुसार नैतिक सापेक्षता का विकास होता है किस अवस्था के अंदर या किस उम्र के अंदर होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, 2 नंबर है 12 वर्ष के अंदर, 3 नंबर है 9 वर्ष और 4 नंबर है 8 वर्ष। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक सापेक्षता का विकास 12 वर्ष की आयु में होता है। उसके बाद में आपके सामने 43 नंबर प्रश्न है कि जीन पियाजे अपनी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किस अवस्था में उल्लेख करते हैं कि बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, 2 नंबर है पूर्व समक्रियात्मक, 3 नंबर है औपचारिक अवस्था, 3 नंबर है औपचारिक अवस्था और 4 नंबर है संवेदी गामक अवस्था। जल्दी से बताएं कि जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसकी कौन सी अवस्था के अंदर बताया गया है कि बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो औपचारिक अवस्था के अंदर बताया गया था कि बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। उसके बाद में आपके सामने 44 नंबर प्रश्न है कि विद्यालय समस्या को हल करना अनुसंधान का विषय है। विद्यालय समस्या को हल करना अनुसंधान का विषय है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मौलिक अनुसंधान का विषय है,
2 नंबर है क्रियात्मक अनुसंधान का विषय है, 3 नंबर है परंपरागत अनुसंधान का विषय है और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दो कि जो विद्यालय की समस्या को हल किया जाता है किस अनुसंधान द्वारा किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दो। तो विद्यालय समस्या को हल क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा किया जाता है, तो इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 45 नंबर प्रश्न है कि TAT परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 10, 2 नंबर है 15, 3 नंबर है 25 और 4 नंबर है 31। जल्दी से बताएं कि TAT परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है, जो कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो TAT के अंदर कितने कार्ड होते हैं, 31 कार्ड होते हैं। उसके बाद में 46 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में किस तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है। सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, रॉबर्ट गेने ने दिया था। तो किस सिद्धांत पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अधिगम, 2 नंबर है अवलोकन, 3 नंबर है अनुकरण और 4 नंबर है सभी। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में इन सभी तत्वों पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है या इन सभी तत्वों पर महत्व दिया जाता है, तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है आपके सामने हार्मिक शब्द किस भाषा का है। आपके सामने पहला ऑप्शन है ग्रीक भाषा का, 2 नंबर है अंग्रेजी भाषा का, 3 नंबर है हिंदी भाषा का और 4 नंबर है संस्कृत भाषा का। जल्दी से बताएं सभी साथी कि हार्मिक शब्द किस भाषा का शब्द है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हार्मिक शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। उसके बाद में आपके सामने 48 नंबर प्रश्न है कि हार्मिक शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रेरक, 2 नंबर है आवश्यकता, 3 नंबर है लक्ष्य और 4 नंबर है उद्देश्य। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हार्मिक शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रेरक होता है। उसके बाद में आपके सामने 49 नंबर प्रश्न है कि जीवन के सभी गुण वंशानुक्रम में है, इन गुणों का प्रकट होना वातावरण पर निर्भर करता है, यह कथन है, किसका है। आपके सामने पहला ऑप्शन है पीटरसन का, 2 नंबर है एरिक्सन का, 3 नंबर है मैकडूगल का और 4 नंबर है वाटसन का। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि जीवन के सभी गुण वंशानुक्रम में है, इन गुणों का प्रकट होना वातावरण पर निर्भर करता है, यह कथन किसका है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यह कथन पीटरसन का है, तो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 50 नंबर प्रश्न की अनुबंधन क्या है। आपके सामने पहला ऑप्शन है साहचर्य स्थापित होना, 2 नंबर है व्यवहार में परिवर्तन होना, 3 नंबर है नई परिस्थितियों में सामंजस्य, 4 नंबर है अभ्यास द्वारा सीखना। आपके सामने 50 नंबर प्रश्न है, इसके बाद में 10 प्रश्न और मिलेंगे आपको इस वीडियो के अंदर। तो 50 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अनुबंधन क्या है। आपके सामने पहला ऑप्शन है साहचर्य स्थापित होना, 2 नंबर है व्यवहार में परिवर्तन होना, 3 नंबर है नई परिस्थितियों में सामंजस्य और 4 नंबर है अभ्यास द्वारा सीखना। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुबंधन का अर्थ क्या होता है, साहचर्य स्थापित करना। उसके बाद में आपके सामने 51 नंबर प्रश्न है कि घंटी बजने पर दरवाजा खोलना किस प्रकार का व्यवहार है। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, 2 नंबर है ऑपरेंट व्यवहार, 3 नंबर है क्रियात्मक व्यवहार और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं कि घंटी बजने पर दरवाजा खोलना किस प्रकार का व्यवहार है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑपरेंट व्यवहार का संबंध किससे है, घंटी बजने पर दरवाजा खोलना किस प्रकार का व्यवहार है, ऑपरेंट व्यवहार है, तो इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 52 नंबर प्रश्न है कि सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है, यह थार्नडाइक के किस नियम पर लागू होने वाली स्थिति है। आपके सामने पहला ऑप्शन है तत्परता का नियम, 2 नंबर है अभ्यास का नियम, 3 नंबर है प्रभाव का नियम और 4 नंबर है साहचर्य परिवर्तन का नियम। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है,
यह थायरॉइड के किस नियम पर लागू होने वाली स्थिति है? तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन के अंदर जो दे रखा है प्रभाव का नियम, तो इसका संबंध किससे है? प्रभाव के नियम से है। उसके बाद में आपके सामने 53 नंबर प्रश्न है कि अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक सिद्धांत है। आपके सामने पहला ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया, 2 नंबर है शास्त्रीय अनुबंधन, 3 नंबर है सक्रिय अनुबंधन और 4 नंबर है क्षेत्र सिद्धांत या क्षेत्रीय सिद्धांत। जल्दी से बताएं सभी साथी कि अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत होता है जो अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक होता है? तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है जिसको पावलोव ने दिया था, वो सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद में आपके सामने 54 नंबर प्रश्न है कि शास्त्रीय अनुबंधन के अधिगम का नियम कौन सा नहीं है। आपके सामने प्रश्न है कि शास्त्रीय अनुबंधन के अधिगम का नियम कौन सा नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है समय नियम, 2 नंबर है तीव्रता का नियम, 3 नंबर है एकरूपता का नियम, 4 नंबर है आत्मीकरण का नियम। आपके सामने प्रश्न है कि शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का, यहाँ पे सिद्धांत लिख लेना, सिद्धांत का नियम नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है समय नियम, 2 नंबर है तीव्रता नियम, 3 नंबर है एकरूपता नियम और 4 नंबर है आत्मीकरण का नियम। जल्दी से बताएं कि शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का नियम नहीं है। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का नियम कौन सा नहीं है? आत्मीकरण का नियम नहीं है। उसके बाद में आपके सामने 55 नंबर प्रश्न है कि शरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व का प्रकार किसने बताई। आपके सामने पहला ऑप्शन है क्रेसमर एवं शेल्डन ने, 2 नंबर है हिप्पोक्रेटस ने, 3 नंबर है यूंग ने और 4 नंबर है एडलर ने। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शरीर रचना पर जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे वो क्रेसमर एवं शेल्डन ने बताए थे। उसके बाद में आपके सामने 56 नंबर प्रश्न है कि रोर्सा स्याही दबाव परीक्षण में कार्ड होते हैं, कितने होते हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है 5 काले, 2 काले व सफेद, 3 नंबर है 3 विभिन्न रंग वाले, 2 नंबर ऑप्शन में दे रखा है 5 सफेद, 2 कार्ड काले व सफेद और 3 काले, 3 नंबर ऑप्शन में दे रखा है 4 काले व सफेद, 2 विभिन्न रंग वाले, 4 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 5 काले, 2 सफेद और 3 विभिन्न रंग वाले। जल्दी से बता दो सभी साथी कि रोर्सा स्याही दबाव परीक्षण में कार्ड किस प्रकार के रंग के थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दो। तो इसके अंदर आपके सामने पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रोर्सा स्याही दबाव परीक्षण के अंदर कार्ड थे 10, 5 तो काले रंग के थे, 2 काले व सफेद रंग के थे और 3 अलग अलग रंग के थे। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 57 नंबर प्रश्न है कि 1935 में कुर्ट लेविन ने मानसिक द्वंद के कितने प्रकार बताए थे। आपके सामने पहला ऑप्शन है 2 नंबर ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन है 4 और 4 नंबर ऑप्शन है 5। जल्दी से बताएं सभी साथी कि 1935 में कुर्ट लेविन ने मानसिक द्वंद में के कितने प्रकार बताए थे। आपके सामने पहला ऑप्शन है 2 नंबर ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन है 4 और 4 नंबर ऑप्शन है 5। तो 1935 के अंदर कुर्ट लेविन ने मानसिक द्वंद के कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार बताए थे। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 58 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तित्व की कौन सी विधि किशोरावस्था के बालकों के लिए उपयुक्त विधि है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तित्व के कौन सी विधि किशोरावस्था के बालकों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। आपके सामने पहला ऑप्शन है रोर्सा स्याही दबाव परीक्षण, 2 नंबर है बाल अंतर्बोध परीक्षण, 3 नंबर है शब्द साहचर्य परीक्षण और 4 नंबर है कहानी पूर्ति परीक्षण। जल्दी से बताएं सभी साथी कि व्यक्तित्व की कौन सी विधि किशोरावस्था के बालकों के लिए उपयुक्त है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रोर्सा जो स्याही दबाव परीक्षण है की जो विधि है वो क्या है? किशोरावस्था के बालकों के लिए बहुत ही उपयुक्त विधि है। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न है कि 3 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है। आपके सामने प्रश्न है कि 3 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त विधि
है। व्यक्तित्व की कौन सी विधि 3 से 10 तक के बालकों के लिए उपयुक्त है? आपके सामने पहला ऑप्शन है IBT, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने TAT, 3 नंबर ऑप्शन है CAT और 4 नंबर है SCT। जल्दी से बताइए सभी साथी कि 3 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो CAT है, बाल अंतर्बोध परीक्षण, उसके अंदर क्या होता है, बालकों का परीक्षण किया जाता है और कितनी उम्र के बालकों के लिए 3 से 10 वर्ष की उम्र के बालकों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में आज के इस वीडियो का आपके सामने लास्ट प्रश्न है कि व्यक्तित्व मापन की किस विधि में कार्डों पर विदेशी जानवरों के चित्र होते हैं? आपके सामने प्रश्न है कि व्यक्तित्व मापन की बहुत सारी विधि है, प्रेक्षण है, अप्रेक्षण, उनमें से किस विधि में कार्डों पर, जो कार्ड होते हैं उन पर विदेशी जानवरों के चित्र होते हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है IBT, 2 नंबर है TAT, 3 नंबर है CAT और 4 नंबर है SCT। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो CAT अप्रेक्षेपी विधि है, इसके अंदर क्या होता है कि जो कार्ड होते हैं उन कार्डों पर विदेशी जानवरों के चित्र होते हैं। तो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आपके सामने आज की इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और यदि कोई साथी चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और जिन साथियों ने इस वीडियो को अंत तक देखा उनको धन्यवाद। सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 60 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो सभी साथियों को शुभ रात्रि, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ।